प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसकी भूमिका और विश्व के संदर्भ में इसका प्रभाव। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 18 तक और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक। और इन 2 विश्व युद्धों ने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। और आज हम पहली कड़ी के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य भूमिका के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 36 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, और यह विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन चला था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई सन 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक, अर्थात कुल 1565 दिन तक चला था। इस समय विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। 32 मित्र राष्ट्र के प्रथम गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टा रिका आदि देश थे। तो दूसरे गुट जो केंद्रीय शक्तियों का था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। इस प्रकार कुल 36 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसमें 32 मित्र राष्ट्र थे और 4 धुरी राष्ट्र थे। धुरी यानी उनके विरोधी। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अगर हम पढ़े तो इसके कोई एक कारण नहीं थे और अनेक कारणों में ये विभक्त थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय फ्रांस के अधिकतर समाचार पत्र मादाम कालो के मुकदमे में व्यस्त थे। मादाम कालो भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, जिसने एक समाचार पत्र के संपादक की अपने पति पर आलोचनात्मक लेख लिखने के कारण हत्या कर दी गई थी। इंग्लैंड की जनता का ध्यान भी आयरलैंड के गृह युद्ध की संभावनाओं की तरफ था। विश्व युद्ध किसी एक कारण की उपज न होकर अनेक कारणों का परिणाम था, जिसमें उग्र राष्ट्रीयता, आर्थिक साम्राज्यवाद, गुप्त सैनिक संधियां, समाचार पत्रों द्वारा लोगों की भावनाओं को उबारना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और संकटों का पैदा होना आदि अनेक प्रमुख कारण रहे हैं। इन महत्वपूर्ण कारणों की संक्षिप्त व्याख्या यहाँ दी जा रही है। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अपनी प्रसिद्ध रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर शक्कर और बैर की नीति अपनाई, क्योंकि बिस्मार्क की जो नीति प्रसिद्ध थी वो पहले थी रक्त और लौह यानी खून बहाओ। इस प्रकार उसने ये नीति त्याग दी और फिर थी शक्कर और बैर, मतलब मीठी बातों से शत्रु को परास्त करना। इस नीति का उद्देश्य फ्रांस को यूरोप में मित्रविहीन बनाए रखना था। बिस्मार्क इस बात को भली प्रकार जानता था कि फ्रांस अपने खोए हुए प्रदेश अल्सास लॉरेंस को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस कारण उसने यूरोप में शांति बनाए रखने, फ्रांस के प्रतिरोध से जर्मनी की रक्षा करने व फ्रांस को एकाकी बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों का सिलसिला प्रारंभ किया। उसके द्वारा शुरू की गई गुप्त सैनिक संधियां को प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जर्मनी ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए जो संधियां की, उसने त्रिगुट संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। यह संधि 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली यानी ट्रिपल्स अलायंस के नाम से जानी जाती है, इनके बीच हुई,
जिसमें यह तय किया गया कि यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करेगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली की सहायता करेंगे। यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करेगा तो इटली जर्मनी की सहायता करेगा। यानी इन तीनों में आपस में मेल मिलाप हो गया था। यदि कोई अन्य दो राज्य अर्थात फ्रांस और रूस त्रिकूट में सम्मिलित किसी भी राज्य पर आक्रमण करेंगे तो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। गुप्त संधियों का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसने 1887 में रूस के साथ पुनर्वासन संधि का समझौता किया ताकि रूस फ्रांस की तरफ से उन्मुक्त न हो सके, लेकिन जर्मनी द्वारा बाल्कन प्रदेश में ऑस्ट्रिया के समर्थन से नाराज रूस तथा फ्रांस के बीच 1894 में एक मैत्री संधि हो गई। इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि यदि फ्रांस पर जर्मनी या जर्मनी की सहायता के साथ इटली आक्रमण करेगा तो रूस उसकी सहायता करेगा, और इसी प्रकार यदि रूस पर जर्मनी या उसकी सहायता से ऑस्ट्रिया हंगरी आक्रमण करेगा तो फ्रांस उसकी सहायता करेगा। इसके साथ यह भी तय हुआ कि संधि दोनों मिलकर करेंगे और कोई भी अलग संधि नहीं करेगा। यानी ये प्रथम विश्व युद्ध जो था वो केवल संधियों का बोलबाला, संधियों की गुप्त संरचना, उसी से एक विस्फोट पैदा हुआ। इसके साथ ये तय हुआ कि यदि संधि दोनों मिलकर करेंगे तो कोई भी अलग संधि नहीं करेगा। इस संधि ने फ्रांस की खतरनाक एकात्मकता को समाप्त कर दिया। इटली पहले त्रिकूट का सदस्य था, फिर भी उसने 1902 में फ्रांस से 1909 में रूस से प्रत्यक्ष गुप्त संधियां कर ली। इंग्लैंड ने 1902 में जापान के साथ, 4 अप्रैल 1904 को फ्रांस के साथ हार्दिक समझौता किया। ईरान के बंटवारे के उद्देश्य से 3 अगस्त 1907 को रूस इंग्लैंड के बीच समझौता हुआ, जिसके साथ ही जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का त्रिपक्षीय समझौता ट्रिपल आतांत अस्तित्व में आ गया। इनके विरुद्ध यानी ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध ट्रिपल आतांत विपक्ष में आ गया। ट्रिपल आतांत का शाब्दिक अर्थ है आपसी समझदारी। प्रोफेसर सिडनी ब्रडशॉ-फे के अनुसार गुप्त सैनिक संधियों से यह अनिवार्य हो गया कि यदि युद्ध हुआ तो यूरोप की सारी महाशक्तियां इसमें शामिल हो जाएगी। प्रत्येक समूह का सदस्य समझौता था। गठबंधन की एकजुटता को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता करना जरूरी है। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे और युद्ध से ही कुछ ही सप्ताह पूर्व जून 1914 में दोनों के मध्य बगदाद रेल मार्ग के बारे में समझौता हुआ था। इस प्रकार बिस्मार्क कहा करता था कि जर्मनी और इंग्लैंड में कभी युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि हम जमीन के चूहे हैं, इंग्लैंड समुद्र का चूहा है। लेकिन अब परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। फ्रांस जर्मनी से अल्सास लॉरेंस के प्रदेश वापस प्राप्त करना चाहता था। इस कारण फ्रांस के राजनीतिज्ञ पोएंकर ने कहा है कि यदि हमारी पीढ़ी अपने छीने हुए प्रदेशों को फिर से वापस पाने की आशा में नहीं जी रही है तो मुझे उनके जीवित रहने के लिए कोई अन्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया और इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का सकारात्मक परिणाम है। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि यूरोप के राजतंत्रों ने फ्रांस की क्रांति को नष्ट करना चाहा, नेपोलियन ने पैदा कर दिया। नेपोलियन ने फरसा को नष्ट करना चाहा और फिक्टे को जन्म दे दिया। फिक्टे ने बिस्मार्क तक की यात्रा एक सहज विकास का क्रम है। बिस्मार्क ने फ्रांस को कुचलना चाहा और इससे उत्पन्न हुई घृणा व द्वेष की भावना ने प्रथम महायुद्ध को जन्म दिया। 1871 से लगाकर 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से पूर्व तक के युग को यूरोप के इतिहास में सशस्त्र क्रांति का युग कहा जाता है, गुप्त संधियों का युद्ध कहा जाता है। यद्यपि रूस के जार निकोलस द्वितीय ने शस्त्रीकरण, विशेष तोपखाने में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए हेग में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किए, किंतु जर्मनी के विरोध के कारण शस्त्रीकरण को सीमित करने की योजना असफल सिद्ध हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव द्वितीय हेग सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि जरूर थी, किंतु इस संस्था की स्थापना भी राष्ट्र संघ के अधीन 1920 में ही हो पाई। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय, प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक मान के इन शब्दों
में विश्वास रखता था कि शक्ति के बिना राजनीति ठीक ऐसा ही है जैसे वाद्यों के बिना संगीत। जर्मन सेनाध्यक्ष मोल्टेक तथा ऑस्ट्रियन सेनाध्यक्ष कॉनराड 1909 से युद्ध को असंभव मानकर उसकी पूरी तैयारी करने लगे। निशस्त्रीकरण के इस सम्मेलन यानी तृतीय हैग सम्मेलन का आयोजन हो ही रहा था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और जिसके फलस्वरूप सम्मेलन नहीं हो सका। प्रोफेसर लैंगसम ने साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता को भी प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण माना। उनका कहना था कि 1900 से 1914 के बीच जर्मनी और इंग्लैंड में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि दोनों देशों के उद्योगपति और राजनीतिक एक दूसरे को नीचा दिखाने की जी तोड़ प्रयत्न करने लगे और दोनों देशों के बीच कटुता आ गई। युद्ध की स्थिति पैदा करने में समकालीन विचारधारा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोल्टस का एक कथन है, जनसंख्या को काबू में रखने के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है अथवा युद्ध एक जैविक आवश्यकता है। यह शांति का विरोधी था। लोग उसके विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसी प्रकार चार्ल्स डार्विन का भी एक सिद्धांत था, योग्यतम ही अंत में जीवित रह पाता है, भी लोगों ने प्रभावित किया। इस सिद्धांतों को पशु और मनुष्यों के साथ राष्ट्रों पर भी एक समान लागू कर दिया। इस प्रकार मोरक्को संकट पैदा हो गया था। मोरक्को एक निर्बल मुसलमानी राज्य था जो यूरोपीय देशों के बीच वर्षों से व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय सौदे का उपयुक्त क्षेत्र समझा जाता था। इसके अतिरिक्त जिब्राल्टर के निकट उनकी स्थिति ऐसी है जहाँ से भूमध्य सागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मार्ग पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस कारण वह यूरोप की नाविक सत्ताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1904 में आंग्ल फ्रांस संधि के द्वारा इंग्लैंड ने फ्रांस को मोरक्को में अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था करने की अनुमति दे दी। उसके बदले में फ्रांस ने मिस्र में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस ने स्पेन के साथ भी मोरक्को के विषय में समझौता कर लिया, मगर इस विषय में जर्मनी के साथ कोई परामर्श नहीं किया। दूसरा मोरक्को संकट 1908 में पैदा हुआ था। कासाब्लांका स्थित जर्मन दूतावास पर कुछ भगोड़े फ्रेंच सैनिकों को शरण देने के कारण फ्रांसीसी सेना ने जर्मन दूतावास पर हमला कर दिया। 1911 में फेज, जो मोरक्को का एक नगर था, के विद्रोह को दबाने के लिए तथा यूरोपीय लोगों के जनजीवन की रक्षा करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी। इस प्रकार पैंथर अगाडिर बंदरगाह के लिए रवाना कर दिया। फिर है बाल्कन युद्ध। 1912-13 के दो बाल्कन युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम योगदान दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया अथवा बोस्निया हर्जगोविना के हड़पे जाने के बाद भी संकट उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बुल्गारिया की मैसिडोनिया यानी मकदूनिया को प्राप्त करने की हैसियत अधूरी रह गई थी। द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण व युद्ध का प्रारंभ। ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनांड अपने साम्राज्य के नए प्रांत बोस्निया की यात्रा के अंतिम दिन 28 जून 1914 को राजधानी साराजेवो पहुंचा। यह दिन सर्बिया के राष्ट्रीय शोक दिवस था, क्योंकि 1389 में उसी दिन कोसिबा के युद्ध में तुर्की ने उन्हें पराजित कर अपना दास बना लिया था। दुर्भाग्य से जब शाही दल साराजेवो के टाउन हॉल की ओर जा रहा था, तभी एक षड्यंत्रकारी गैब्रिलो प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाई, जिससे युवराज फर्डिनैंड व उसकी पत्नी सोफी मारी गई। वह एक गुप्त संधि समझौता समिति युवा बोस्निया का सदस्य था, जो उस हत्याएं करके आतंक फैलाने में विश्वास करता था। इस प्रकार ऑस्ट्रिया की सरकार ने 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेट दिया, जिसमें उसने शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा। सर्बिया की सरकार ने अधिकांश मांगें मान ली, परंतु राष्ट्रीय संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाली 2 शर्तें मानने से इनकार कर दिया। सर्बिया के उत्तर को असंतोषजनक मानकर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये तत्कालीन कारण था, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या।
सर्बिया प्रधान रूप से स्लाव देश था तथा उसका संरक्षण करना रूस अपना कर्तव्य समझता था। ऑस्ट्रिया के सर्बिया समझौते देने के 5 दिन पहले ही 28 जुलाई को रूस का विदेश मंत्री सर्जन और सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित ऑस्ट्रियन राजदूत से कह चुका था कि यदि सर्बिया को अपमानित करने का प्रयत्न किया तो उसे रूस उदासीन नहीं रह सकेगा। रूस ऑस्ट्रिया को सर्बिया के विरुद्ध धमकी भरे शब्दों का प्रयोग तथा सैन्य कार्रवाई नहीं करने देगा। तो इस प्रकार ये कारण था। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की रूपरेखा, स्वरूप, भूमिका और परिणाम।